नमस्कार। कोरोना को है हराना। इन दिनों कोरोना वायरस सुर्खियों में है। चीन के शहर वुहान से यह संक्रमण शुरू हुआ और 85 से ज्यादा देशों में फैल गया है। भारत में भी 6 मार्च तक कुल 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इस संक्रमण के प्रति जागृत हों। इसी क्रम में दूरदर्शन में हमारा ये विशेष कार्यक्रम, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर, नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर एंड हेड ENT, और साथ ही डॉक्टर नवीद विज हमारे साथ हैं, नमस्कार, प्रोफेसर एंड हेड मेडिसिन से। डॉक्टर आलोक, आपसे शुरू करेंगे जी। नोवेल कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस वायरस की? कोरोना वायरस तो काफ़ी टाइम से हमेशा से ही है। कोरोना वायरस एक वायरस होता है जिससे कि कोल्ड हो सकता है, गला खराब हो सकता है। अब ये नोवेल कोरोना वायरस बेसिकली इज़ अ न्यू वायरस जो कि उसी फैमिली से है, वैसा ही है कोरोना वायरस जैसा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वायरस। और इसकी सारी वरी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसकी आपके और मुझ में इम्यूनिटी नहीं है। तो ज़्यादातर अगर कोई वायरस होता है तो दुनिया में पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग उसके इम्यून होते हैं, इससे ज़्यादा फैलता नहीं है। अगर आपको हो भी गया, मैं इम्यून हूँ तो मुझे वायरस नहीं पकड़ेगा। पर अभी क्योंकि कोई भी इस वायरस से इम्यून नहीं है तो इसलिए अगर किसी को भी होगा तो बड़ी जल्दी फैलने का इसकी शंका है जी। और अगर हम ये नाम समझें कोरोना, तो कोरोना क्या मतलब हुआ जो वायरस के नाम है इसका? वायरस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उस पे स्पाइक्स लगे हुए हैं। तो वो कोरोना टाइप से लगता है, तो इसलिए उसको कोरोना वायरस बोलते हैं। और ये 70 प्रकार का वायरस है। 70 कोरोना टाइप्स ऑफ वायरस जो एनिमल्स और ह्यूमन में पाया जाता है। तो अब 70 तरह का, और ह्यूमन में ये 7वां है। 4 तो हैं जो नॉर्मल आपको खांसी जुकाम करते हैं, और वो आज से तो है नहीं, पिछले 20, 30, 40, 50 साल 1970 से हैं। उसके बाद ये 4 के बाद आपका एक सार्स आया जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है, और उसके बाद आया मर्स जो 2012 में आया। तो जो 2002 में आपका सार्स आया, और ये दोनों थोड़े मिलते हुए हैं। लेकिन सार्स तो बहुत सीवियर था, ये तो सीवियर है ही नहीं। मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस है, 70 तरह के कोरोना वायरस हैं जो ह्यूमन में भी हैं, जो मैमल्स में भी हैं, जो बहुत सालों से है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और वो जो सार्स था जो सीवियर था, और ये तो इतना सीवियर है भी नहीं जी। तो जब आप कहते हैं ये बहुत पुराना है तो हम क्या कहें, ये 50-60 के दशक से, 1960 के दशक से हम कोरोना वायरस है? तो कोरोना वायरस से तो कोल्ड हमेशा से ही होते आए हैं। ये नोवेल कोरोना वायरस, या जैसे हम कहते हैं न्यू कोरोना वायरस 2019 जी, ये नया स्ट्रेन है, उस वायरस का नया स्ट्रेन है जो है तो कोरोना वायरस पर थोड़ा सा अलग है जी। बिल्कुल। तो ये कैसे अलग है और क्या लक्षण हो सकते हैं यदि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए? स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर भी हम विशेषज्ञों से पूछेंगे। यदि आप इस विषय पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारा नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा, और नंबर है 23097524। That's 011-2309-7524. हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो फिर चाहे केंद्र सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकारें, वो बिल्कुल तैयार हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन इसमें आपकी और हमारी भागीदारी भी बहुत जरूरी है। किसे जरूरत है डॉक्टर आलोक ठक्कर कि वो स्क्रीनिंग कराए कोरोना वायरस के लिए? नहीं, देखिए, स्क्रीनिंग के लिए अभी बिल्कुल ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे। रिसेंटली इट सीम्स कि भी थोड़ा बहुत अब्रॉड से हमारे यहाँ ये वायरस इंट्रोड्यूस हो गया है। कोई दुबई से आए, कोई इटली से आए, कोई चाइना से आए, तो थोड़ा बहुत वायरस इंट्रोड्यूस हो गया है। अभी हमें वरी ये है कि इनसे किसी और पे ना जाए। तो अगर आप ऐसे कोई हैं जो अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं बाहर से, जहां आपका एक्सपोजर हुआ है किसी ऐसे आदमी से, व्हेन आई से बाहर से, उन कंट्रीज़ में जहां पे ये प्रॉब्लम हुई है, या आप उनमें से हैं जो कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो बाहर से आए हैं, उसके बाद आपका उनसे एक्सपोजर हुआ है और आपको जो है कुछ खांसी है, फीवर है, तो ही उसमें स्क्रीनिंग की जरूरत है। तो ये हम कहें जैसे इटली, सऊदी अरब या चाइना की बात होती है, इन देशों से अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है और आप उसके संपर्क में हैं तो शायद स्क्रीनिंग की आवश्यकता। और आपको सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स हैं, बिल्कुल। इस समय राहुल हैं अपने सवाल के साथ। डॉक्टर नवीद, हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। जी सर हमको एक क्वेश्चन पूछना था कि सर इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग कौन सा सर मास्क पहने? जी, कौन सा मास्क पहने? भाई ये मास्क का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बात का पैनिक हुआ हुआ है। मास्क किसको पहनना है? मास्क उसको पहनना है जो पेशेंट है,
और दूसरा मास्क किसको पहनना है? जो हेल्थ केयर वर्कर उस माहौल में पेशेंट्स को देख रहे हैं। और तीसरा जो आपके स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोग, एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं, पोर्ट्स पे कर रहे हैं, जगह जगह रूटीन में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा कि अभी आप जो लोग सपोज उन एरिया से आए हैं, 4 कंट्रीज से आए हैं, उनमें से किसी को बुखार है या कुछ है, उसी को हम स्क्रीन करेंगे। तो अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा एक लिमिटेड कुछ ही लोगों को है, अभी ये नॉर्मल जगह नहीं है। और अगर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है जी, भाई पोर्ट पे कर रही है, एयरपोर्ट पे कर रही है, आपके अस्पताल जिस तरह से गेयर्ड अप हो रहे हैं और जिस तरह से एजुकेशन कैंपेन चल रहा है, तो ये आपको रोकने में मदद करेगा। तो इसलिए हमें मास्क तो सिर्फ जो पेशेंट्स हैं जिनको खांसी बलगम जुकाम है उनको जी, अपनी, ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर दे, बिल्कुल ठीक है। रूटीन खांसी जुकाम भी ना कर दे, बिल्कुल ठीक है। उनको, प्लस जो डॉक्टर्स जो ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं भाई कौन सा मरीज जी। हो, उनको ख्याल रखना, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट्स की बात करते हैं डॉक्टर आलोक। पेशेंट्स ने जो मास्क पहनने हैं, कई बार हम देखते हैं बाजार में बहुत अलग अलग तरीके के मास्क हैं, पेशेंट्स कौन सा मास्क पहने? जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है वो ठीक है, उसका पर्पस ये होता है कि आप किसी और को इन्फेक्ट ना करें। तो अगर आप पेशेंट हैं तो ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, और अगर आप पेशेंट होकर हॉस्पिटल में आएंगे तो भी आपको मास्क दिया जाएगा कि आप मास्क जी, बिल्कुल। पहनें। और हम जरूर धन्यवाद भी करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हेल्थ केयर वर्कर्स का, और साथ ही जैसा हमने तस्वीरों में देखा एयरपोर्ट पे जो अधिकारी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक रिस्क तो लेते हैं और जरूरी है कि वो भी प्रोटेक्टिव गियर जरूर पहने। नहीं, वो तो पहनेंगे ही, बिकॉज वो तो बिल्कुल उस एरिया पे वो पहने, अपना ख्याल रखें, और अपना पर्सनल केयर भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये आपको कोरोना वायरस सिखाएगा क्या? अपनी पर्सनल केयर करना ही सिखाएगा। तो ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसमें क्या होता है? थर्मल स्क्रीनिंग में क्या देखा जाता है? थर्मल स्क्रीनिंग आपके टेम्परेचर चेक करने के लिए है। आप अगर आए हैं बाहर से और अगर आपको थोड़ा टेम्परेचर है तो फिर ऑब्वियसली उस पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है जिसको टेम्परेचर है। हो सकता है उनको अर्ली स्टेज में कोई बात हो रही हो। जी, इस समय मेरठ से एक कॉलर हैं डॉक्टर आलोक जी, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि क्या इस बार जैसे कोरोना वायरस का इतना डर है तो होली हमें खेलना चाहिए? हमें होली आपको खेलनी चाहिए। अगर आपके इलाके में किसी को कोरोना वायरस अभी नहीं है तो फिर तो ज़रूर कोई ऐसी बात नहीं है। आप और कोरोना वायरस के लिए अगर आप किसी से 4-5 फुट दूर, 1.5-2 मीटर दूर खड़े हैं तो उससे जो है ऐसे ये वायरस जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। 2 मीटर कहते हैं। ये वायरस ट्रांसमिट होता है बहुत, या तो कोई बहुत ज़ोर से आपकी तरफ छींके या कुछ, उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, या फिर ये ट्रांसमिट होता है अगर कोई बहुत छींक के कहीं आसपास की चीज़ों में, टेबल पे, कुर्सी पे, दरवाजे पे, डोर हैंडल पे कोई उसकी छींक के जो थूक के वो होते हैं वो थोड़ा बहुत कहीं जम जाए और फिर आप उसको हाथ लगाएं तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है। जी, तो उसकी बात यह है कि आप जो है उसे जब आप कोई ऐसी चीज़ छुएं जो कॉमन यूज़ में है तो उसके बाद आपको हाथ धोने चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि हर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आप एक बार हाथ धो लें और बिना हाथ धोए फेस को हाथ ना लगाएं। दैट इज़ व्हाट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। लेकिन डॉक्टर नवीद, आप फिर भी अपील करेंगे कि अनावश्यक हो तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को अवॉइड ही करें। भाई इतना सारा क्यों हो रहा है? चाइना ने क्या किया? चाइना ने आइसोलेट कर दिया, ठीक है, ताकि वायरस स्प्रेड ना हो। तो ये इस समय करना थोड़ा जरूरी है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। तो जैसे हमने देखा, तो इसलिए होली का जो इनका क्वेश्चन है, भाई आप आसपास जो नॉर्मल लोग हैं, आपके घर के जो लोग हैं, आप उनके साथ होली खेलो ना, लेकिन बाहर भीड़ भाड़ में सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने साथ तो घर में तो होली खेलो, लेकिन जिसको खांसी जुकाम है वो ना खेले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने हाथ धोने पे काफी बल दिया है, तो हैंड वॉशिंग क्या हम कहें कि सबसे पहली वैक्सीन है जब पर्सनल हाइजीन की बात होती है, और इस संक्रमण से लड़ने के लिए भी? तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं। आप अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं, आप जो इन्फेक्टेड है उससे ना मिले। आज के दिन में कितने प्रोवन इन्फेक्टेड है हमारे यहाँ? करीब 30 लोग हैं। उनमें से 17 तो एक इटालियंस का ग्रुप है, वो अलग हैं, और बाकी कुछ पोटेंशियली इन्फेक्टेड हैं जो उनके संपर्क में आए, जिनके रिसेंटली टेस्ट किए गए हैं। उनमें से अभी कोई बात इतनी आगे बढ़ी नहीं है कि आप ये सोचें कि पॉपुलेशन में सबको ये इन्फेक्शन है। अभी फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है कल को इन्फेक्शन हो जाए। सो एज ए सेड, अगर किसी को कोल्ड है, किसी की तबीयत ख़राब है, उससे थोड़ा दूर ज़रूर रहें। क्या पता इसी तरह का इन्फेक्शन हो, हालांकि प्रॉबेबली ये इन्फेक्शन नहीं है। फिर भी थोड़ा केयरफुल रहने के लिए। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि हाथ वाथ थोड़े धोएं और फेस पे ना लगाएं।
तीसरी बात है जनरली अपनी हेल्थ इम्यूनिटी का थोड़ा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा रेस्ट ना लें, बहुत ज़्यादा फटीग, खाने पीने, जनरल अपनी हेल्थ ठीक रखें और क्या। जी, तो अगर मैंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, इम्यूनिटी में कैसे बढ़ाऊं ताकि संक्रमण का असर मुझे ना हो? भाई मैं अपनी पर्सनल केयर करके ही ठीक है। मतलब ये सब कर सकता हूँ। पर्सनल केयर मेरी क्या होती है, खाना अपना 80% ऑफ भूख खाना, मतलब मैं पूरा खाना ना खाऊं, 80% खाऊं। अच्छा। पानी की मात्रा पूरी रखूं। अच्छा। मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी बीमारी का, किसी भी बुखार का एक ही इलाज है, क्या? पानी। जी। पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद और क्या क्वेश्चन क्या था? खान पान में और कोई चीज जो इंक्लूड अपनी करें? पर्सनल इम्यूनिटी आप Immunity। कैसे कैसे बढ़ानी चाहिए भाई। मैं अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर करूं, मतलब मैं थोड़ा वॉक करूं, ठीक है। बेदिंग, मैं नहाऊं ठीक तरह भाई, मैं थोड़ा 5-10 मिनट नहा लूं, ये सब स्वच्छता का गेम है। अच्छा। स्वच्छ हाथ, स्वच्छ नहाना, स्वच्छ खाना। बस जब आप सब कुछ ही स्वच्छ रख रहे हो तभी तो आपकी स्वच्छ होगी सेहत। बिल्कुल ठीक सेहत भी तभी आप स्वस्थ होगे। तो स्वच्छता पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो, तभी आप ठीक होने वाले। जी बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज और नोट कीजिए कि यूं तो ये नोवेल कोरोना वायरस है, यानी नया स्ट्रेन है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इसका टेस्ट भी आ गया और यूजुअली नेजल टेस्ट या थ्रोट टेस्ट करते हैं। आप तो ईएनटी के विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा बताइए इस टेस्ट को आप कैसे देखते हैं? दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आज के दिन में जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया है, तो आज के दिन में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या किसी भी सोफिस्टिकेटेड लैब्स में, हर कंट्री के सोफिस्टिकेटेड लैब्स में जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है या जीन एनालिसिस हो जाता है। तो जब चाइना में ये एक वायरस उभरता हुआ नज़र आया जो थोड़ा सा अनयूजुअल था, तो उन्होंने इन वायरसेस की टेस्टिंग शुरू की और बाय अर्ली जनवरी उन्होंने जो है इस वायरस का जेनेटिक कोड पता कर लिया था। वो जेनेटिक कोड इन्होंने बड़ी जल्दी ही सारे दुनिया में फ्रीली अवेलेबल करा दिया, और एक बार ये जेनेटिक कोड अवेलेबल हो गया तो उस जेनेटिक कोड के बेसिस पे हम लोगों ने टेस्ट अपने तैयार कर लिए हैं, जिसको हम पीसीआर टेस्ट कहते हैं। ओके। तो अगर मान लीजिए ये टेस्ट होता है, तो आप जब तक पता लगाते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, क्या फिर उसे क्वारंटाइन करते हैं, अलग रखते हैं मरीज को? वैसे तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर हाँ जब ये टेस्ट होता है तो टिल यू गेट अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट है तो और बात है, नहीं तो नेगेटिव में भी आप क्वारंटाइन में तो रहोगे। अच्छा। जब तक क्लैरिटी नहीं हो कि आपको इन्फेक्शन नहीं है, आपको क्वारंटाइन तो रहना पड़ेगा, कहीं आप किसी और को इन्फेक्ट ना कर दें। यानी अगर कोई व्यक्ति अस्पताल आए, चाहे एम्स आए जहां पे लैब है, ऐसा नहीं कि सभी का टेस्ट होगा, लेकिन जिसका टेस्ट होगा नतीजे आने तक उसे क्वारंटाइन भी किया जाएगा। जी जी जी। टेस्ट सिर्फ उसी का होगा जो उस एरिया के, जो उन लोगों के साथ मिला होगा, जो चाइना से आया है, अच्छा। कोई ईरान से आया है, इटली से आया है और सिम्टम्स है। बाकी रूटीन में अभी टेस्ट करने के लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, जी। आप उस हेल्पलाइन पे नंबर कीजिए, वहां पे आपके जो डॉक्टर हैं आपसे बात करेंगे, और आपकी बात करने के बाद आपको जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से आपको सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर नवीद विग ने कहा कि एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है, उसका नंबर आप जरूर नोट करें। नंबर है 0, आप जरूर नोट करें। नंबर है 011, दिल्ली का एसटीडी कोड 23978046, दैट्स 011-2397-8046। तो डॉक्टर आलोक, अगर कोई इस हेल्पलाइन पे कॉल करता है, कौन कर सकता है और किस तरह की जानकारी मिलेगी? नहीं, कोई भी फ़ोन कर सकता है, और जो आपका क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आपके वो जानकारी मिलेगी। बेसिकली आप उनको अगर बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या कंसर्न है, और उन्हें लगता है कि आपकी टेस्टिंग ज़रूरी है, तो आपको बुलाया जाएगा टेस्टिंग के लिए। और ये 10 लाइनें हैं। अच्छा। मतलब एक लाइन नहीं है। अगर थोड़ी देर एंगेज हो, थोड़ी देर बाद फिर फोन अच्छा, कर फिर लो। फोन कर लीजिए। और ये इस पे नेशनल फोन नहीं, इंटरनेशनल फोन भी आते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह आप अस्पताल आने से पहले आप फोन करिए, ताकि वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि टेस्ट कहाँ होगा। तो अस्पताल में मतलब अवॉइड कर सकते हैं आप, जब तक आप पहले फोन नंबर है। इतनी बड़ी फैसिलिटी तो कभी आज तक मिली नहीं। पर डॉक्टर नवीद, आप ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर जो लक्षण हैं, मान लो वायरल फीवर के, कि अगर बुखार है या नज़ला जुकाम है, तो व्यक्ति सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए भी आगे आए? भाई ये आप, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी ये सिर्फ कॉमन आदमी में नहीं है, ये बीमारी कॉमन सर्कुलेशन में नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों में है जो उस एरिया से, उस कंट्री से आए हैं। तो अब उस कंट्री से किसी को हुआ, वो सेल्फ रिपोर्टिंग करे, इस फोन नंबर पे बात करे, और उस फोन नंबर से वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कि टेस्ट करने वो आएंगे या आपको कैसे करना है। तो वो गेम है सारी।
पर तो अगर ये नंबर मिल जाता है, आप फोन करो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर एंगेज होगा तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बाद फिर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोरोना वायरस का संक्रमण किसी व्यक्ति के अंदर चला गया, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात है, कब तक होगा कि उसे कोई लक्षण सामने नजर आए? तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको इन्फेक्शन हो, आपके अंदर वायरस आ जाए और आपको बीमारी ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो तो आपको जो है बीमारी होनी है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपकी बॉडी उसको वैसे ही कंट्रोल कर ले। पर हाँ, अगर उसकी बीमारी उठेगी तो ज़्यादातर करीब हफ्ते भर में उठती है। आज के दिन में हमारा इंप्रेशन है 2 to 7 days। पहले हम 2 to 10 days भी कह रहे थे। अभी ये नया वायरस है, पूरी समझ इसकी बनी नहीं है, पर फिर भी सर्टनली इन 2 weeks तक तो हो ही जाएगा। अगर 2 हफ्ते तक आपको नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। जी डॉक्टर नवीद, एक और कॉलर हैं बिहार से। हेलो जी सर। जी, सवाल पूछिए प्लीज। सर ऐसा है कि हमें 3-4 दिन से मतलब बुखार हल्का हो रहा था, बुखार अभी ठीक है, मतलब खांसी हो गया तो खांसी ठीक नहीं हो रहा है। जी, आप कहीं यात्रा करके भी आए हैं या बिहार में ही हैं? यात्रा तो नहीं की, बिहार में ही है जी, मुजफ्फरपुर से सर। तो ये आपको एक नॉर्मल आई विल से वायरल इन्फेक्शन है। आप अपना आराम कीजिए और पानी की मात्रा पूरी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम ले लीजिए। तो स्टीम बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी इस टाइम मदद करेगी और आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर सारी दुनिया में 100 करोड़ इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है तो कोरोना तो 1 लाख है सिर्फ। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ये अल्टीमेटली ये एक सीरियस बीमारी नहीं है। ठीक है। अगर 100 मरीज हैं तो 100 में से 90 मरीज को तो नॉर्मल है, कुछ तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। बिल्कुल ठीक अब है। जो जिनको बुखार है, जिनको खांसी है, 2 चीजें तो ठीक है, लेकिन तीसरा सांस चढ़ रहा है, जिनको सांस चढ़ रहा है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। उस टाइम फिर हमें उनका इलाज करना है, लेकिन हमें वो हालत पहुंचने नहीं देनी है। अगर हम पहले ही पर्सनल केयर अच्छी तरह रखेंगे, अपनी साफ सफाई अच्छी तरह रखेंगे, अपनी हाइड्रेशन पानी की मात्रा पूरी रखेंगे, तो और पैरासीटामोल की गोली पी जी। भाई पी क्या होता है? पर्सनल केयर, पी इज पानी, जी। और तीसरा पैरासीटामोल। अगर आप ये 3 पी का रखोगे और साथ में एक और पी, पैनिक मत करो। अरे वाह। और सबसे इंपॉर्टेंट पीपी, व्हाट इज दैट? पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को नहीं बढ़ाओगे, ये पब्लिक ही लड़ सकती है भाई, सरकार और डॉक्टरों से कुछ नहीं, मतलब इतना वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन और हर पब्लिक, भाई वायरल फीवर का तो हर हिंदुस्तानी एक्सपर्ट है भाई, खांसी जुकाम का तो हम सब एक्सपर्ट हैं। जब हम सब खांसी जुकाम के एक्सपर्ट हैं तो एक छोटी सी चीज को हम क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि सरकार जो है एक विजन दे सकती है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट फैसिलिटीज दे सकती है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अनिवार्य है। उनका स्ट्रेंथनिंग भाई पब्लिक दे विल ड्राइव इट। जब तक वो जिसको खांसी जुकाम है वो घर में नहीं रहेगा, सेल्फ क्वारंटाइन, वो भी मेरे को नहीं जाना भाई, मैं और किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल, और अपने घर वालों का ख्याल रखूंगा पहले, तभी तो भाई। लेकिन पब्लिक की कुछ धारणाएं भी हैं और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताइए सच क्या है झूठ क्या है। जैसे एक, क्या अगर मेरे घर में कोई पेट है तो क्या पेट से भी मुझे कोरोना वायरस हो सकता है? नहीं, ये वायरस जो है ये, और वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, ये वायरस एनिमल से ही आया है चाइना में, ह्यूमंस में, लेकिन एक बार आ गया है तो ह्यूमन से ह्यूमन में ही जा रहा है। पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर विग ने बताया कि भाई अगर खांसी है और फीवर है तो ठीक है आपको है, अगर सांस फूल रहा है तो परेशान होइए। लेकिन आज तक जो इंडिया में अभी तक केसेस हुए हैं, 30 केसेस हुए हैं, उनमें अभी कोई सिवियर केस जिसमें कि जो है जानलेवा टाइप की सिचुएशन हो या सिवियर केस, अभी तक वैसी कोई बात सामने आई नहीं है। लेकिन शायद डॉक्टर विग जब कहते हैं सांस वाली बात, तो हमें समझना होगा कि जैसे 2002 में जब सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया, या 2013 में मिडिल ईस्ट में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो आप ये कह रहे हैं कोरोना वायरस क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है इसीलिए सांस की बात? वो रेस्पिरेटरी वायरस है, तो जो सार्स 2002 में आया वो डिफरेंट वायरस था, ये उसका अलग वायरस है। इसमें ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है पर सिवियरिटी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ख्याल किसको रखना है भाई? छोटे बच्चे हैं या एल्डरली हैं, उन 2 को जरा ज्यादा ख्याल रखना है। किसी को सांस की बीमारी है उसको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है, वो तो रूटीन में भी ज्यादा ख्याल रखना है। तो छोटे बच्चों की जहां तक बात है, हमने देखा कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स की 31 मार्च तक छुट्टी कर दी, तो उससे वो बढ़िया हो गया, जो 5th क्लास तक हैं वो घर पे रहें। देखो, जब ऐसा माहौल होता है, जब वायरस का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। जो चाइना ने इतने बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, हमें भी जब अब डर है इस टाइम की होगा तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट होगी, अब चाइना में तो 150 नए केस हैं रोज,
तो केसेस का एकदम ड्रास्टिक फॉल आ गया है। जब ड्रास्टिक फॉल आ गया है और आपने इतने सारे मेजर्स एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, हर जगह ही आप मेजर्स ले रहे हो, तो वायरस तो रुक ही जाएगा ना। और फिर तब तक इम्यूनिटी थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। सार्स वायरस 7 महीने में खत्म हो गया था। अच्छा, खत्म हो गया था। बाद में 2-4 छोटे छोटे आउटब्रेक हुए, तो उसके बाद दोबारा आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी खत्म हो जाएगा। तो इटली में, सऊदी अरब में, ईरान में इसके क्लस्टर्स कैसे बन गए फिर? नहीं, देखिए होगा तो यही कि कोई एक जो है वो ओरिजिनल सोर्स जो कि चाइना में है वहाँ से लेके इटली की तरफ गए या ईरान की तरफ गए, फिर वहाँ पे से जो है उनसे किसी और 2-4 लोगों को हो गया, तो उस तरह से ये फैला है। और इसीलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे इतनी सावधानी है कि जो भी बाहर से आता है उसको स्क्रीन किया जाता है। जो ओरिजिनली कुछ स्टूडेंट्स थे जो वुहान से यहाँ आए थे, जब गवर्नमेंट ने, एयर इंडिया ने प्लेन्स भेजे थे उनको लाने के लिए, तो वो जब स्टूडेंट्स आए थे तो उनको आइसोलेशन में रखा गया 2 हफ्ते के लिए, बिकॉज वो शायद इन्फेक्टिव होते। तो अगर कोई डेफिनेटली एक्सपोज्ड है तो उसको तो रखते हैं थोड़ा आइसोलेशन में, किसी और को ना भेजे। अब ईरान में कोई पहुंच गए जो कि ऐसे थे और उनसे स्प्रेड हो गया। इंडिया में भी ऐसे ही हुआ है कि कोई 2-4 लोग जो कि इन्फेक्शन इटली से या चाइना से लेके आए थे, वो जब इधर आए तो फिर उन्होंने थोड़ा और आगे फैला दिया, पर बहुत ज़्यादा अभी तक फैला नहीं है। तो अगर मान लीजिए जिनमें संक्रमण पाया गया है, क्या इसकी कोई दवाई भी है तो जिसे अलग रखा जाता है आइसोलेट करके, और मान लीजिए टेस्ट पॉजिटिव आया, उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या रहती है? भाई नॉर्मल खांसी जुकाम 200 वायरसेस से होता है, ठीक है, उसकी कोई दवाई तो है नहीं, और आदमी अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या ट्रीटमेंट होता है? आप रेस्ट करो, अपने घर पे रहो और पानी पियो। तो अभी भी आपको ये करना पड़ेगा भाई, आपको बेसिक अपनी पर्सनल हाइजीन को रखना पड़ेगा, आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा। जब आप सफाई रखोगे, नहाओगे, खाना साफ खाओगे और हेल्दी रहोगे तो आप ठीक रहोगे। सो लाइक एनी वायरल इन्फेक्शन, दिस इज ऑल्सो सेल्फ लिमिटिंग। लेकिन सेल्फ लिमिटिंग एब्सोल्युटली, बट उसमें प्रिकॉशन ये है कि किसी को सांस फूल गया, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप्स या किसी को पुरानी किडनी डिजीज है या किसी को सांस की तकलीफ है, उनका हमें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है। लेकिन एक और मिथ है या सच है, दफ्तरों में एक पहल है कि चलिए अब हम स्टाफ को कहते हैं बायोमेट्रिक ना करें, ये आप वेलकम करेंगे स्टेप? इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप। ज़रूर अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, मेरे हाथ में है, मैं वहाँ छोड़ के जाऊँ, तो मतलब इस तरह की चीज़ें छूना जहाँ पे सभी हाथ लगाते हैं, इन जनरल दी जनरल हाइजीन है इसकी, आप थोड़ा उससे दूर रहिए। जैसे आजकल कह रहे हैं शेक हैंड्स मत करिए, और वैसे ही कॉमन एरियाज को बहुत ज़्यादा हाथ ना लगाइए। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स ऑफ बोथ। शायद इतना ज़रूरी भी नहीं था बायोमेट्रिक करना कि इतना एसेंशियल है, उससे कोई इतना फर्क पड़ता है। बट इट्स गुड टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। वही बात है। लेकिन एक और धारणा बताइए कि लोग कहते हैं कि अगर मैं हैंड ड्रायर से करूं तो कोरोना वायरस मर जाएगा उससे। कुछ नहीं है भाई, हैंड ड्रायर से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हैंड ड्रायर को ड्राई कर रहा है और क्या कर रहा है, तो सब धोने का चक्कर है। और ये अल्कोहलिक रब और ये मास्क, ये इन दोनों का होगा हटाना पड़ेगा आपको। फिर नॉर्मल पानी से हाथ धोना, साबुन से करना क्या है? कुछ नहीं करना। और अगर ज्यादा रुमाल लगा लो भाई, अगर मेरे को डर घुसा है, मैं मास्क क्यों लूं भाई? मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो रुमाल लगा के घूम लूंगा अगर मेरे मन में डर है तो। वेरी गुड। मेरे को घुसना नहीं है इसके अंदर, मेरे को एक पैसा खर्च नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। मेरे को साबुन जो रूटीन में मैं अपनी हाइजीन करता हूँ, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, शौच से पहले, शौच के बाद, मुझे सब करना पड़ेगा। और वो रूटीन कर रहा है, दिस इज रूटीन। हमें समझना पड़ेगा, तभी हम डर को निकालेंगे। जब डर ठीक होगा और पब्लिक स्ट्रांग होगी, इंडिविजुअल स्ट्रांग होगा, तभी वो इसको लड़ेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आज सुबह मैं अभी जब फिकी गया इंडस्ट्रियल चैम्बर में, देखा उन्होंने ही रिसेप्शन पर थर्मल स्कैनिंग की, तो 33 डिग्री आया, 33 में उन्होंने जाने दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा अगर 37 डिग्री आएगा तो हम फिर उसको आगाह करते हैं। तो जो एयरपोर्ट पे भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस की जांच हो रही है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं, सिर्फ आपके बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स कि शायद आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। और अगर तबीयत ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस से ही ख़राब है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर उससे सिर्फ कोरोना वायरस ही पकड़ा जाता है। लेकिन हाँ, जिनकी तबीयत ख़राब है उनको साइड में ले जाकर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में उनसे बात की जाएगी। और ये टेम्परेचर जो है फोरहेड से भी नाप सकते हैं आप, तो कान से भी कर सकते हैं? कान से भी कर सकते हैं, कान से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर छोटी छोटी और हमें बातें ध्यान रखनी है ताकि हम संक्रमण के प्रति जागृत हों, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुर्खियों में जब हम समाचार पढ़ते हैं, कई बार लाजमी है कि आम घर परिवार में घबराहट हो जाए, तो कौन सी और छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान रखें? एक तो हमने कहा जी पर्सनल हाइजीन जरूर ठीक रखें, एटिकेट्स ठीक होने चाहिए। और देखिए, बेसिक थिंग एज आई सेड वाज कि थोड़ा पैनिक ज़्यादा है, अभी इतने पेशेंट्स यहाँ पे हैं नहीं। अभी
इंडिया में ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अभी नहीं है, पर हाँ हम थोड़े पहले से ही केयरफुल हो गए हैं, इट इज़ सेंसिबल जिससे कि हो ना। जो आप फोटोज़ देखते हैं, जो आप देखते हैं चाइना की, वो तब की बात है जब वहाँ बिल्कुल पीक पे था, जब दिन के जो है 3000 केस हो रहे थे दिन के। तो अभी तो हमारे पास 30 केस 2 महीने मतलब महीने 1.5 महीने में हुए हैं, तो वो सिचुएशन और थी, तब जो है कम्युनिटी में था, सबको स्प्रेड हो रहा था। पर हाँ अभी भी बेसिक हाइजीन, बेसिक प्रिकॉशंस रखने में कोई हार्म नहीं है। बेसिक इशू इज़ कि ये वायरस जनरली कोई सीरियस वायरस नहीं है, इट इज़ अनलाइकली कि आपको कोई बहुत सीरियस इलनेस हो जाएगी इससे। लेकिन हाँ अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिए। बेसिक हाइजीन, बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक हाइड्रेशन, अपनी हेल्थ ठीक रखें। बियॉन्ड दैट हाथ वाथ साफ रखें, दैट इज़ इट। और क्योंकि एम्स तो देश ही का नहीं, विश्व का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, रिसर्च की दृष्टि से क्या लगता है जब वायरस का नया स्ट्रेन आता है, तो क्या जो मेडिकल साइंस है उसके लिए भी एक नई चुनौती है कि हम साइंस को और बेहतर समझें? नहीं, साइंस को तो बेहतर समझना है। अब इसकी वैक्सीन में टाइम लगेगा, ड्रग्स हम किसी स्पेसिफिक उस इंडिविजुअल के लिए बाय चांस किसी को होता है, तो अब हम सोच सकते हैं कि इतनी सारी दवाइयों में से हम कौन सी दवाई एंटीवायरल उसमें यूज़ करें, तो उस टाइम तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम तो पब्लिक को जागरूक होके, स्ट्रांग होके, अपने आप को इसका डर हटा के इसको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मतलब आप पैनिक तो नहीं कर सकते आपको, लेकिन ध्यान तो रखना है। तो मेरे को जो चीज लगती है सबसे ज्यादा सिखाएगी, ये आपको पर्सनल केयर सिखाएगी, पर्सनल वेलबींग सिखाएगी। पर्सनल वेलबींग का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में एक बार वो 5P दोहरा देते हैं। एक तो पानी आपने बताया, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पैनिक ना करें और पैरासीटामोल की गोली खाएं। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल की गोली खानी है, दिन में 3 बार खा सकते हो आप। और उसके बाद पानी की मात्रा पूरी रखें, थोड़ा ज्यादा ही पी लें, एक्सेप्ट जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बाकी पूरी पानी पियो आप। और बाकी तो पब्लिक आप कर ही रहे हो एजुकेशन, पर आपको क्या लगता है ये पैनिक कैसे ठीक होगा? जी बिल्कुल, इन कार्यक्रमों से ठीक होगा। और आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक ठक्कर, डॉक्टर नवीद बेग, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Well, awareness, they say, is the biggest vaccine when it comes to fighting coronavirus or any other public health emergency. Once again, please note the number for the control center and also the other details. You can email as well. So the number is 911123978046. Together, we can fight coronavirus. Thanks for watching.